अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ अरमला हसन और मैं हूँ इमरान हसन। इस उम्मीद के साथ क्या खैरियत से कॉपी नहीं कर सकते आपके नए दिन का आगाज हो चुका है। भाई हम क्या कॉपी करेंगे, हम तो अल्लाह सुबह कोशिश करते हैं वैरायटी एंड वेरिएशन के साथ दिन का आगाज हो। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह एक हमें नया दिन देखने को नसीब हुआ और अल्लाह का शुक्र है कि हमें एक और दिन ऐसा मिला जिसमें हम अपनी इस्लाह कर सकते हैं, जिसमें हम अपनी कल की गलतियों से सीख सकते हैं, आज पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इम्प्लीमेंट करते हुए फ्यूचर की राहें बना सकते हैं, फ्यूचर के लिए प्लान कर सकते हैं। इट्स अनदर ब्लेस्ड डे। कल अगर मायूसी थी तो आज नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस वक्त पाकिस्तान भर के अंदर, वो पाकिस्तान का मौसम है। लेकिन मौसम से पहले एक और बात है, जिलहज का चांद नजर आ गया। अच्छा, ये आपने अच्छी बात कर दी, चले बहुत ही अच्छी बात है, ये भी एक पॉजिटिव बात है। मैं वैसे एक और करना चाह रहा हूँ, मैं इसके बाद कर लेता हूँ। सबसे पहले हम जिलहज की मुबारकबाद दे देते हैं। बिल्कुल राइटली पॉइंटेड बाय अमला। अल्हम्दुलिल्लाह जिलहज का चांद नजर आ गया। आप सबको बहुत मुबारक हो, बहुत मुतबरक, बहुत मुबारक महीना है। और इसके खास तौर पे ये जो पहले 10 दिन है, ये हम सब के लिए इतने ज्यादा सवाब का बायस हो सकते हैं कि हम सबको हज जितना सवाब मिलता रहे अपने अमाल के जरिए। सो अल्लाह के रसूल को बहुत महबूब ये दिन है। आप इसमें रोजे भी रख सकते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे भी रखे हैं। और इसके अलावा नेक अमाल तो हमें 24/7 करने चाहिए, लेकिन इन दिनों में इनका सवाब बढ़ जाता है। और अभी चूंकि जिलहज का मंथ शुरू हो गया है, तो जो लोग हज के फर्ज के लिए इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद हैं उनके लिए भी, और पाकिस्तानियों के लिए जी आपको पता है कि 29 जून को ईद होगी। सो फाइनली ये डिसाइडेड है, क्योंकि चांद के अकॉर्डिंगली कल रुयत हिलाल कमेटी ने अनाउंस कर दिया था कि 29 जून को ईद होगी। सो आप ईद की तैयारियां भी करें, साथ साथ इस बाबरकत महीने के हवाले से बात करें। ना मैंने पहले की छुट्टियां साथ मिलानी थी। हाँ वैसे ना मेरी भी वो छुट्टियों वाला पैटर्न थोड़ा ऐसा जबरदस्त कि हम कह रहे थे बुध को हो जाए और पहले ही 2 हम खुद मिला लें, तो कोई 10 दिन का हमारा एक पूरा गैप मिले। बहुत से पाकिस्तानी ये पाकिस्तानी करेंगे। हमने मशवरा दे दिया है ना, बहुत सारे हमारे सरकारी मुलाजमीन भाई तो लाजमी करेंगे। उनके लिए बड़े फायदे हैं। 30% तनख्वाहें भी बढ़ गई उनकी। मैं तो मुसलसल इस पे बात करूँ। खैर, जो मैं बात करना चाहता हूँ मैं भूल जाऊंगा, वो है लोड शेडिंग। भाई लोड शेडिंग बहुत ज्यादा हो रही है और कल से मैं सोशल मीडिया पे भी देख रहा हूँ कि मुसलसल लोग कह रहे हैं कि लोड शेडिंग बहुत ज्यादा है। इतनी शदीद गर्मी के अंदर इतने ज्यादा बिल देने के बावजूद इतनी लोड शेडिंग क्यों है? लोड मैनेजमेंट होनी चाहिए ना। और मजे की बात ये कि अगर लोड शेडिंग 14 घंटे भी हो, बिल कम नहीं होते, लोगों के बिल उतने ही रहते। मतलब आई वंडर कि ये प्रॉब्लम क्यों है कि जब आपकी लोड शेडिंग हो रही है और प्रॉपर हो रही है, हर ऑल्टरनेट घंटे पे आपकी बिजली जा रही है, या दिन में कुछ 14 घंटे तो जा ही रही है बिजली, 10 घंटे, तो उसमें भी आपके बिल अगर कम नहीं हो रहे, ऊपर से बिजली की कीमतों में आपको पता है रोज इजाफा होता रहता है। इजाफा हो जाता है, बिल उतने के उतने रहते हैं, बल्कि डबल ट्रिपल ही हो गए अब तक तो बिल। और एसी चला ले तो समझे आप तो यू आर ब्रोक फॉर द मंथ, ये वाला हिसाब है। खैर जी, ये हाँ ये एक अच्छा है। और व्हाट नेक्स्ट वी हैव नजम सेठी साहब के बारे में। हाँ मैं भूल गया, वो असल में एक और भी अच्छी खबर मुझे नजर आ गई। आईटी इंडस्ट्री पे कल पंजाब में टैक्स खत्म कर दिया गया। ये भी अच्छा है। पाकिस्तान में आईटी इंडस्ट्री का फरोग बहुत जरूरी है। नजम सेठी साहब जी खुद को विड्रॉ कर गए। उन्होंने कहा जी मैं खेड़दा ही नहीं, मैं शामिल ही नहीं होता इस रेस के। इसके 2 मतलब है बाय द वे। एक तो ये कि नजम सेठी साहब सख्त मायूस हो गए कि हुन मेरा कुछ नहीं बनना, एक ये हो सकता है। और दूसरा ये हो सकता है कि नजम सेठी साहब को कुछ मुस्तकबिल की नवीद हो सकती है। नजम सेठी साहब बड़े कनेक्टेड आदमी हैं। कहाँ से कनेक्टेड हैं इससे कतई नजर। तो जनाब इस वक्त सोशल मीडिया पर पैगाम उन्होंने जारी किया है। कल से ये खबर आप जानते हैं। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान उन्होंने कहा जी मैं बोन ऑफ कंटेंशन नहीं बनना चाहता। ऐसा अदम इस्तेहकाम पीसीबी के लिए अच्छा नहीं है। इन हालात में मैं चेयरमैन पीसीबी के ओहदे का उम्मीदवार नहीं। तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ और आई थिंक इट्स अ गुड जेस्चर। आई मीन ठीक है, ठीक है, जो भी इसकी बैकग्राउंड स्टोरी जो भी है। और जो जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान टसल चल रही थी, और इसमें चेयरमैन जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामले पर जब हमने बात की है, तो इसमें वो आपस में लड़ पड़े थे, उलझ पड़े थे ना। ये नून लीग और पीपीपी में ही होनी है। निकलते रह गया मेरे। मैंने शुक्र है तहरीक इंसाफ ही बोला। और इसके बाद जी गुज़िश्ता कई रोज से ये लड़ाई देखने में आ रही थी और तनाज़ा चल रहा था। नून लीग चाहती थी कि नजम सेठी को बरकरार रखा जाए, जबकि पीपल्स पार्टी का कहना था कि चेयरमैन पीसीबी का जो हक है वो ज़का अशरफ साहब का है। तो अब नजम सेठी साहब ने कल ट्वीट की और उन्होंने इस ओहदे के उम्मीदवार होने की हैसियत से दस्तबरदार होने का ऐलान किया। और अब जो कोर्ट है वो पीपल्स पार्टी के पास। अब मेरे ख्याल में ज़का अशरफ साहब बनते नजर आते हैं, जो कि जरदारी साहब का वजन उनके पलड़े में। सो आपको इस हवाले से आगाह रखेंगे। प्रोग्राम का और दिन का आगाज हमने कर दिया है। बाकी भी हैव अ लॉट टू शेयर। हमने पॉलिटिक्स में भी और करंट अफेयर्स में पर्टिकुलर बात करनी है। सो शुरू कर लेते हैं आज की बड़ी खबर से।
वाकई तहरीक इंसाफ की बात करने लगी हूँ। 9 मई के वाकयात के बाद तहरीक इंसाफ के हालात हम सबके सामने हैं, बिखर रही है। चेयरमैन पीटीआई हो, उनकी रहनुमाओं की मुख्तलिफ अदालतों में पेशियां जारी हैं। शरपसंदों की जानिब से होशरुबा जो इंकशाफात हैं वो भी सामने आ रहे हैं। अपोजिशन तकरीबन खत्म हो चुकी है और ऐसा लग रहा है कि जैसे नाकिस कारकर्दगी जो हामिल हुक्मरान इत्तेहाद की लॉटरी निकल आई है। कोई पीटीआई कारकुनों के हवाले से और रहनुमाओं को समेटने के लिए तैयार है, तो कोई 9 मई के वाकयात पर बयानियां बनाकर आइंदा इलेक्शन में कामयाबी का ख्वाहिशमंद भी है। 12 अगस्त को जी वफाकी हुकूमत की मुद्दत खत्म हो रही है, उसके बाद कम से कम 60 दिन बाद मुल्क भर में इलेक्शन होने हैं और अभी हुक्मरान जो इत्तेहाद है इसके इक़्तिदार के जो तकरीबात हैं उसके 54 दिन बाकी हैं। मगर इलेक्शन से पहले जी हुक्मरान इत्तेहाद की जमातें एक दूसरे के खिलाफ एहतजाजी मुहिम जो है वो उन्होंने शुरू कर दी है और सियासी माहौल भी खासा गर्म होने लगा है। बात करेंगे जी पीपल्स पार्टी की, तो वो पिछले कई दिनों से दावे करती नजर आ रही है कि आइंदा मुल्क में हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाएगी और वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। वो अपनी इत्तेहादी जमातों को इलेक्शन लड़ने का चैलेंज भी दे रही है पीपल्स पार्टी और पंजाब में अपने पांव जमाने की कोशिश भी कर रही है। I'm surprised क्योंकि पंजाब के हम रहने वाले हैं, सेंट्रल पंजाब में काम करते हैं और इसी की एक साइड से हमारा ताल्लुक भी है, तो मुझे कहीं पीपल्स पार्टी नज़र नहीं आती है वहाँ सिवाय अखबारी बयानात के। तो कैसे इलेक्शन जीतेगी पंजाब? 60% है पाकिस्तान का। खैर, इसके साथ साथ बजट मामलात समेत आम मामलात पर तहफ़्फ़ुज़ात का भी पीपल्स पार्टी ने इज़हार किया है। सिंध के लिए मनसूबे न रखने पर वज़ीर आला ने वफाक के साथ न चलने का इंतबाह दिया है। इसके अलावा KPK में नून लीग पर JUI फे को नवाजने के हवाले से और जो मुख्तलिफ मामलात हैं यहाँ पे मनसूबे दिए जाने पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी और पंजाब में स्पेस ना मिलने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात है, यानी कि वो सारे मसाइल जो हो सकते हैं वो इस वक्त खड़े हो गए हैं। दूसरी जानिब IPP इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के क़याम पर भी पीपल्स पार्टी नून लीग से नाराज़ है। चेयरमैन PCB के मामले पर भी दोनों में तनाज़ा चल रहा है। नून लीग की जानिब से पीपल्स पार्टी को बनाने की कोशिशें जारी हैं। गुज़िश्ता रोज़ प्राइम मिनिस्टर हाउस में दोनों जमातों के दरमियान अहम मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, जारी हैं। कोई खातिर खा नतीजा अभी तक सामने नहीं आया। जहां नून लीग के लिए तादियों को मुतमईन करना एक बहुत बड़ा मसला है, वही इसके अपने भी नाराज़ हैं और धड़ेबंदी दिखाई दे रही है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब, मेहताब अब्बासी, तीनों बड़े वेटरन रहनुमा हैं नून लीग के और झगड़ा ग्रुप समेत कई सियासी रहनुमा इस वक्त वो नज़रअंदाज होने की का क्लेम कर रहे हैं कि हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है। और गुज़िश्ता रोज़ मरियम नवाज साहिबा ने जो नाकिस कारकर्दगी है इस पर मिफ्ता इस्माइल और शाह मोहम्मद को पार्टी ओहदों से भी फारिग कर दिया। अगर मिफ्ता साहब की कारकर्दगी फारिग है तो इसहाक डार साहब को फिर कौन सा मेडल मरियम साहिबा देना चाहती हैं इस कारकर्दगी? इंसाफ का तो तराजू रखेंगे। आबिद शेर अली ने क्या कहा है? क्या कहा? नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं। Oh my God, अच्छा। ये मैंने नहीं कहा, आबिद शेर अली, इनका सोर्स आबिद शेर अली ये सबका सोर्स साफी सोर्स नहीं बताता, आपने बता दिया। मैंने बता दिया जी। आबिद शेर अली साहब कह रहे हैं कि अगस्त में नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। नवाज शरीफ ने लंदन में अहम पार्टी इजलास तलब किया है। वजीर आजम में वफाकी वज़रा, सीनियर लीगी रहनुमा शिरकत भी करेंगे और साथ साथ शाहिद खाकान अब्बासी लंदन में, हाँ जी, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको दूर करने के लिए उनको लंदन बुलवाया गया है। जबकि जहांगीर तरीन साहब भी इस वक्त लंदन में मौजूद है और इम्कान है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की इस्तेहकाम पार्टी के हवाले से जो कुछ बातचीत भी होगी। इसी पे बात करते जी, हमारे साथ सीनियर तजज़ियाकार साहब इमरान मीर साहब मौजूद है। थैंक यू वेरी मच इमरान मीर साहब, बहुत शुक्रिया। वेरी गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। सियासत के हवाले से हम सुबह सुबह जब बात करते हैं ना तो इतनी सारी खिचड़ी है, लेकिन अब वो खिचड़ी शायद 2 जमातों की है जिसको हम डिस्कस करें, जो हुक्मरान इत्तेहाद कहलाता है। इन दोनों के जो इख्तलाफात हैं वो खासे खुलकर सामने आ रहे हैं। ये जो आमने सामने आने वाला मामला है मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर, किस तरह से देखते हैं आप इसको? दोनों जमातें जो है ना, देखें, इनका मुश्तरका दुश्मन था PTI। तो PTI अब एक हादसे का शिकार होके, जिसे कह लें कि अभी वक्ती तौर पे तो वो अपने, जिसे कहते हैं, अंजाम को पहुंचती हुई नजर आ रही है। जो आगे सिनेरियो बन रहा है उस हिसाब से तो बाकी जो 2 ये पार्टियां बचती हैं, तो ये तो वैसे ही 2 मुख्तलिफ नजरियात की पार्टियां हैं, जो 2 बड़ी पार्टियां, नून लीग और पीपल्स पार्टी। तो ये इकट्ठी जो थी, ये तो एक नुकाती जो एजेंडा बनता है उसके ऊपर इकट्ठी थी और वो एजेंडा आप सबको पता है कि वो एक ही था। तो उस वक्त उनको एक ही दुश्मन से खतरा था, वो इमरान खान था। वो अब उनके रास्ते से हट चुका है। आपको याद होगा, हम
मरियम नवाज की तकरीरें सुना करते थे, और वो अब तो नहीं वो जिक्र कर रही, लेकिन वो पहले बहुत जिक्र किया करती थी कि ये पलड़े बराबर होने चाहिए, ये पलड़े जब तक बराबर नहीं होंगे इलेक्शन नहीं होने चाहिए, और ये होगा तब आएंगे नवाज शरीफ जब पलड़े बराबर होंगे। तो अब तो मुझे लगता है 9 मई के बाद पलड़े बराबर नहीं हुए, बल्कि पलड़े बराबर हो गए, पलड़ा दूसरा तो नीवा ही हो गया। बिल्कुल ही बैठ गया पलड़े में राय कुछ नहीं। देखे ना अपोजिशन, अब पाकिस्तान में इस वक्त अगर देखें तो अपोजिशन नाम की कोई चीज नहीं है, हुकूमत नाम की भी नहीं का अपोजिशन के नाम पे कोई वजूद नहीं है। मतलब वो अलामती तौर पे एक मीर साहब हुकूमत नाम की चीज है वैसे, पोस्टर पाड़े वाले सीइंग द इकोनॉमिक सिचुएशन हुकूमत नाम की चीज है। हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग हुकूमत नाम की चीज है ना जी। शहबाज शरीफ साहब लीड कर रहे हैं, और आपको पता ही है वो कितने पॉपुलर। देखे जो नवाज शरीफ साहब की पार्टी है ना, नून लीग, जाहिर है उनके नाम से, तो वो उनका वोट बैंक नून लीग के अंदर, वो वोट बैंक बेसिकली नवाज शरीफ साहब का है। क्योंकि एक होता है ना, हर एक पर्सनैलिटी का एक होता है, जो भी उसके फॉलोअर्स होते हैं वो एक पर्सनैलिटी के साथ अटैच्ड होते हैं। तो वो नून लीग के जो फॉलोअर्स हैं वो नवाज शरीफ के साथ अटैच्ड हैं। वो मतलब उनके लिए मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी कोई शहबाज शरीफ साहब की शख्सियत के अंदर उनको चाम नजर आया हो। शहबाज शरीफ साहब और तरह के मिजाज के आदमी हैं, वो पार्टी के अंदर भी उनका जो लीडरशिप के साथ जो विजन सिस्टम है मामला, वो भी कोई इतना अच्छा मजेदार किस्म का नहीं है। नवाज शरीफ साहब का लोगों के साथ और तरह। देखा अभी यहाँ भी आपने देखा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि जिसको इसहाक डार से इख्तलाफ है वो पार्टी छोड़ जाए। बड़ी सख्त किस्म की बयान दे दी। वज़ीर आज़म भी हैं, ज़ाहिर है विदिन पार्टी वो अपने बहुत सारे लोगों से मुखातब थे, जिनमें शाहिद खान अब्बासी भी हैं, मिफ्ता इस्माइल भी थे, ये 2 बड़े थे, और भी आपने नाम ले लिए। तो वो फौरी तौर पर उधर, फिर साथ ही नवाज शरीफ साहब ने शाहिद खान अब्बासी को उधर लंदन भी बुला लिया, क्योंकि वो उनके बड़े मोतमद खास समझे जाते हैं। तो वो उनको थप्पी छप्पी देंगे, हाथ फेरेंगे उनके ऊपर प्यार से कि नहीं कोई बात नहीं, चलते रहे, आप देखते हैं अभी आगे आ रहा हूँ मैं, ये होगा वो होगा। तो ऐसे ही है मामला, तो इसी तरह से चल रहे हैं बस। अब तो उनके लिए राहें हमवार हैं। और ये जो दोनों पार्टियां हैं, अब इन्होंने जाहिर है अब अपना शेयर लेना है इलेक्शन में। आप तो चुके देखें 2 महीने के अंदर जिन इलेक्शंस को हम और लोग प्रेडिक्ट किया करते थे कि शायद 2024 में नजर नहीं आते, क्योंकि उस वक्त पलड़े बराबर होते नजर नहीं आ रहे थे। तो उस वक्त जोर था इमरान खान का, वो पॉपुलैरिटी की एक बहुत बड़ी इमरान साहब थे। तो इमरान साहब, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जो लोग मौजूद हैं, इलेक्टेबल्स हैं, और साउथ के अंदर उनका वोट बैंक भी है। वी आर नॉट श्योर कि इलेक्शन के अंदर वोटर किस माइंडसेट के साथ जाता है। तारीख तो यही है कि पंजाब के रूरल एरियाज़ के अंदर, देही इलाकों में जो इलेक्टेबल्स होते हैं उनका इन्फ्लुएंस भी होता है, वोट बैंक भी होता है, और वो सीट्स निकालते रहें, बड़े बड़े मुश्किल औकात में निकालते रहें। एक तो आप इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का वजन किसके पलड़े में जाता देखते हैं? क्या इलेक्शन से पहले आप देखते हैं कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अपनी कोई डायरेक्शन वाजे बता देगी कि उसका टिल्ट नून लीग की तरफ है या पीपीपी की तरफ है, इंडिपेंडेंटली इलेक्शन में जाएगी? क्योंकि उससे कुछ और भी जारी बात है, सिग्नलिंग हमने लेनी है कि ये हवाएं किस तरफ की हैं। तो हाउ डू यू सी दिस? उनकी हवाएं तो देखिए उधर ही होंगी ना जिधर उनको सिग्नल होगा। आपको भी पता है वो पार्टी कैसे बनती है, और ये पार्टियां जिस तरह से बनती हैं, इनको तो जिधर से इशारा होता है उधर ही जाना होता है ना। इन्होंने, इनकी अपनी मर्जी तो होती नहीं है, तो ऐसा इंडिपेंडेंट तो होता नहीं है। बाद में फिर गिले शिकवे होते हैं, और वो हमने देखा भी माजी में। देखें, छोटी सी एक मिसाल है, जब कराची में MQM टूट रही थी, MQM एक इंतहा पे चली गई बहुत ज्यादा, और फिर जब उसको वो खत्म हुई सारी, तो वो वहां से पाक सरजमीन पार्टी बना दी। वो एक मिसाल है, वो छोटे शहर की तक की मदद थी, वहां कह ले आप कराची और हैदराबाद तक वो था, इन्फ्लुएंस था उनका। लेकिन वहां भी पाक सरजमीन पार्टी खड़ी की गई, मुस्तफा कमाल साहब को बड़े धूमधाम से लाया गया। लेकिन हमने देखा इलेक्शन के बाद मुस्तफा कमाल साहब जगह जगह फट पड़े। उन्होंने कहा मेरे साथ तो वादे कुछ और किए गए थे, मुझे कर दिया गया। उन्हें क्या मिला? उन्हें कुछ भी नहीं मिला। तो होता क्या है कि इसी तरह से ये पार्टियां जो है ना, जिनका अपना कोई मंशूर नहीं है, कोई अपना नजरिया नहीं है, बस वो किसी से नाराजगी है वहां से अलग हो गए, या कोई इशारा हुआ वहां से अलग हो गए, तो वो रूट्स उस तरह से आवाम में नहीं होते। इसमें कोई शक नहीं है कि देही इलाकों में इलेक्टेबल्स का एक बड़ा होता है, रोल होता है। लेकिन हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए, हम ये सारी जो प्रेडिक्शंस करते हैं माजी के उसकी बुनियाद पे करते हैं, लेकिन हमने एक ये चीज देखी है
कि ज़िमनी इलेक्शंस में भी और पिछले बहुत सारी चीजों में लोगों का इस चीज में ट्रेंड आया। इवन मुस्लिम लीग नून के वो कैंडिडेट हारे जिसमें लो टैग कर रहे थे, यानी वो लोग जो बार बार पार्टी शिफ्ट करते हैं ना, उनको लोगों ने पसंद नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि ये एक चेंज, हाँ फैक्टर जरूर होता है। और हर इलाके में मैं तो हमेशा वैसे ही इलेक्शंस को इस तरह से देखता हूँ कि इलेक्टेबल्स का एक वोट होता है, एक फैक्टर वोट होता है, बड़ा एक वोट होता है, फिर एक पार्टी की अपनी, जिसे कहते हैं जब पार्टी का उसको टिकट मिलता है, जो भी पार्टी उसको वोट में होती है, हवा में होती है, उसका वो वोट ऐड होता है। और फिर कुछ दरमियान में कुछ ऐसा वोट होता है जो कहीं भी नहीं होता, दोनों तरफ से वो देखता है कि किधर बेहतर जा रहा है, वहां जाके वो वोट डाल देता है। तो इस तरह से 2-3 फैक्टर होते हैं तो सीट निकालने में हेल्पफुल हो सकते हैं, फैक्टर्स होते हैं। अच्छा इमरान साहब, दूसरी जानिब अभी आपने खुद भी बात की कि पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तानी सियासत के अंदर अपोजिशन नाम की तो चीज़ है नहीं। दूसरी जानिब जो हुकूमत की इस वक्त कारकर्दगी है वो भी हम सबके सामने है। ऑब्वियसली एक एक्सपेक्टेशन थी आवाम की और उस पर वो पूरा नहीं उतरे, जो भी इकॉनमी की सूरत हाल है अब भी है। उसके बाद अब ये जो आपस में इनके इख्तलाफात हैं, डू यू रियली थिंक ये जो अभी आबिद शेर अली साहब के स्टेटमेंट के हवाले से भी कहते हैं, वैसे तो बहुत सारे नून लीगी रहनुमा दावा करते हैं कि नवाज शरीफ जल्द आ रहे हैं, मरीम नवाज साहिबा भी कहती हैं, उनके आने से या इलेक्शन जनरल इलेक्शन में जाने से अभी मौजूदा कारकर्दगी के साथ इनके लिए आइंदा हुकूमत बनाना आसान होगा, जबकि पीपल्स पार्टी भी इनके मद्दे मुकाबिल ही है एक तरह से? मुझे लगता है ये है कि इनको जैसे कहते हैं ना कि एक खास हद तक रख के अपना अपना हिस्सा दिया जाएगा, क्योंकि जब ये सारी चीजें फिर वो बैकग्राउंड पे तय होती हैं। हाँ जरूर है कि वो ऑन ग्राउंड जब ये चीजें आती हैं उसमें सारे फैक्टर्स अपना अपना हिस्सा डालते हैं, थोड़ा बहुत 18, 19, 20 का फर्क जरूर पड़ता है। लेकिन ये चीजें जैसे आप भी जिक्र करते हैं, हम लोग भी जिक्र करते हैं कि ये चीजें कहीं बंद कमरों में बैठ के तय होती हैं कि अच्छा इस दफा ये होना है, आगे ये जो है एजेंडा सेट होने जा रहा है। तो ये उसी तरह से है, इनको अपना अपना शेयर मिलेगा। मुझे लगता है सिंध में तो जाहिर है अब नजर भी आ रहा है, कराची उनको सब आवाम को क्या मिलेगा? इनको तो अपना अपना शेयर मिलेगा। पहले पीटीआई अपना शेयर ले गई 3.5 साल। अब अवाम की बदकिस्मती ये है कि हमें जितनी देर तक हम ये इस पूरे सिस्टम से, इस क्लच से बाहर नहीं निकलेंगे, देखिए जब तक इंडिपेंडेंटली इलेक्शंस ना हो, ये दबाव के बगैर, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के बगैर हम इससे बाहर नहीं आएंगे ना, तो अवाम को भी कुछ नहीं मिलना। और अच्छा देखिए एक और भी चीज है कि अवाम के लिए भी हुकूमत में कोई है, पीटीआई आ जाए, नून लीग आ जाए, जरदारी साहब आ जाए, ये इतना आसान काम नहीं है। अगर आप फाइनेंस के फिगर्स जब पढ़ना शुरू करें ना और इकोनॉमी को थोड़ा समझने की कोशिश करें, एक मोटा सा हिसाब है कि आपके पास जिस मुल्क में आपके पास 100 रुपए आपके पास है आपकी जेब में और आपने खर्च करने हैं 200 रुपए, आप मुझे बताएं वो मुल्क किस तरह से चल सकेगा? यानी ये किसी जमाने में ये कम होते थे पैसे कि हमारे पास होता था एक कभी 60% हमारे पास होता था, हम जो रेवेन्यू जनरेट करते थे, कभी 70% हमारे पास होता था, तो 30% हम मांग तान के, 40% मांग तान के। अब तो सूरत हाल ही है, ये पेश हुआ है, तो ऑलमोस्ट आधा मांगता के हमने लेना सारी। राइट इमरान साहब, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सीनियर सहाफ़ी इमरान साहब अपना तज्जिया हमारे सामने रख रहे थे इस वक्त की सूरत हाल के ऊपर। अवाम कहाँ स्टैंड करते हैं, अवाम शायद आखिर में शहबाज शरीफ साहब के लिए गा सकती है कि मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो, लेकिन इसके बाद नतीजा क्या है वो आपके सामने है। बजट आ गया है और बजट पे पीपल्स पार्टी मुतमईन नहीं है, दिल मांगे मोर। बात क्या करें, ये सब सीरियस बात है, ये सीरियस बात नहीं थी ना। ये दिल मांगे मोर वाली भी सीरियस बात है, बिकॉज पीपल्स पार्टी सेज दिल मांगे मोर। तो मैं इसमें कोई भी मैं अपनी बात पे कन्विंस कर सकता हूँ आपको। जिंदाबाद के। वैसे शाहीन शाह अफरीदी लग कितने स्मार्ट हैं, ही इज अ स्मार्ट चैप। जबरदस्त जी, एंजॉय कीजिए, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। वक्त हुआ चाहता है हमारा सेगमेंट खला के उस पार देखने का, जिसमें हम कुछ साइंटिफिक और स्पेस की बातें करते हैं, और आज मार्स की बात हो रही है, दिखाते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं खला के उस पार। खला के उस पार में हम बात कर रहे हैं शमसी निज़ाम में पाए जाने वाले सैयारों की, और बहुत ही तफसील से हमने बात की थी मरकरी पर, उसके बाद हमने वीनस पर बात की, ज़मीन पर बात की, आज हमने मार्स पर बात करनी है, मरीख पर बात करनी है। मार्स या मरीख को रेड प्लैनेट भी कहते हैं, और ये जो सुर्ख रंग है इसकी तो खैर
वजूहात हैं कि रॉक्स के अंदर ये जो आयरन है, आयरन के ऊपर जो रस्ट है, उसकी वजह से ये हमें सुर्ख रंग का दिखाई देता है। लेकिन इसके अलावा इसकी बड़ी दिलचस्प हकायात हैं, यानी तारीख में इसको बहुत ही दिलचस्प अंदाज से देखा गया है। रोमन्स जो हैं उसको गॉड ऑफ वॉर कहते थे, और वॉर, गॉड ऑफ वॉर कहने की जो वजह है वो अगेन इसका सुर्ख रंग है जो कि खून से मुशाबहत रखता है। और इस जो गॉड ऑफ वॉर था वो जिस चैरियट या जिस घोड़ा गाड़ी पे सवार होता है, उस घोड़ा गाड़ी को दो जो घोड़े खींचते हैं उनमें से एक का नाम फोबोस है और एक का नाम डेमोस है। डेमोस और फोबोस जो हैं ये इसके दो चांद हैं। ये जो चांद यानी फोबोस और डेमोस जो कि मार्स के चांद हैं, इनको भी नाम रोमन्स ने ही दिया था। मार्स पे इसके अलावा बहुत सारी दिलचस्प बातें करने से पहले बात हो जाए सबसे दिलचस्प सेगमेंट के हिस्से की, और वो है नंबर्स, क्योंकि मुझे वो बहुत फैसिनेट करता है। जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि आप अपना रेफरेंस पॉइंट जो है हमेशा अर्थ को रखा करें। अर्थ का जो जितने भी स्टैट्स हैं या नंबर्स हैं वो अगर आपको अजबर हैं तो किसी और प्लैनेट के जब नंबर आते हैं तो फ़ौरन आप उसको कंपैरिजन करते हैं। तो सबसे पहले इसकी बात करें डेट ऑफ डिस्कवरी की, तो उसको आप अननोन ही समझिए अगेन, क्योंकि ये बहुत ही एंशिएंट रोमन और ग्रीक्स हैं जिन्होंने इनको नाम दिए थे। इन तमाम जो प्लैनेट्स हैं, एवरेज जो ऑर्बिट का डिस्टेंस है, एवरेज ऑर्बिट डिस्टेंस फ्रॉम सन आपको टू सन, यानी सूरज से जो इसका फासला है एवरेज, वो 22 करोड़ और 79 लाख, तकरीबन 22 करोड़ 80 लाख किलोमीटर है। और बस 22 करोड़ 80 लाख किलोमीटर का जब भी नंबर आपके जहन में आएगा तो फ़ौरन आप रिकॉल कीजिए कि अर्थ का जो फासला है सन से वो कितना है, वो 15 करोड़ किलोमीटर है या 1 AU है। सो 15 करोड़ से जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली जो मार्स है वो सूरज से कितने फासले पे है और फिर ज़मीन से कितने फासले पे है। और जब भी हम डिस्टेंसेस की बात करते हैं, फासलों की बात करते हैं सोलर सिस्टम के अंदर, तो याद रखिएगा कि हम हमेशा एवरेज डिस्टेंस की बात करते हैं। वो मैक्सिमम डिस्टेंस भी हो सकता है, वो मिनिमम डिस्टेंस भी हो सकता है, लेकिन वो हम एवरेज डिस्टेंस की बात करते हैं। सो मीन ऑर्बिट वेलोसिटी की बात करेंगे, और मीन ऑर्बिट वेलोसिटी जो है वो तकरीबन इसकी 86,677 किलोमीटर पर आवर है। जब ये नंबर आपके जहन में आएगा कि मरीख की रफ्तार जो है वो तकरीबन 86,000 किलोमीटर पर आवर है, 86,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो अपने ऑर्बिट में गर्दिश कर रहा है। जब भी ये नंबर आपके जहन में आएगा तो फौरी तौर पे आपके जहन में ज़मीन का नंबर आना चाहिए, और ज़मीन का नंबर क्या है, 1,07,000 किलोमीटर पर आवर। अब हमारे जहन में फौरी तौर पे ये आ जाता है कि जिस चीज़ का भी ऑर्बिट ज़्यादा बड़ा होगा, जो चीज़ भी सन से या सूरज से जितने ज़्यादा डिस्टेंस पे होगी, उसकी जो वेलोसिटी है, उसकी जो मीन ऑर्बिट वेलोसिटी है वो स्लो होगी। उसकी वजह ये है कि उसको इतने बड़े ग्रेविटी का जो पुल है उससे एस्केप के लिए अब कम रफ्तार की ज़रूरत है। यानी जितना आप सूरज के करीब आएंगे उतना आपको ज़्यादा रफ्तार से सफ़र करना पड़ेगा, तब आप उससे एस्केप हासिल कर सकते हैं। और ऑटोमेटिकली आपके ज़हन में आ गया होगा कि मरकरी जो है वो तो सूरज के करीब तरीन है, तो इसी वजह से तो वो 1,70,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सफ़र कर रहा है। ज़मीन 1,07,000 किलोमीटर की स्पीड से सफ़र कर रही है, क्योंकि ज़मीन का फासला काफ़ी हो जाता है, 15 करोड़ किलोमीटर हो जाता है। और फिर जब 22 करोड़ किलोमीटर पे हम पहुंचते हैं तो उस वक्त जो किसी भी आपको अपने ऑर्बिट में रहने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट से मुराद के इतना मैस जितना कि मार्स का है, उसको रहने के लिए तकरीबन 1,80,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दरकार होगी। बल्कि इसको एक और तरीके से बड़ी आसानी से हम समझ सकते हैं इस पूरे फिनोमेना को। आप इसको सादा सी मिसाल से समझिए। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो जस्ट सिर्फ 400 किलोमीटर हमारे ऊपर गर्दिश कर रहा है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन किस स्पीड से गर्दिश कर रहा है? 27,600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गर्दिश कर रहा है। सो अगर 27,600 किलोमीटर की स्पीड आपको चाहिए 400 किलोमीटर पे रहने के लिए, ताकि आप ज़मीन की तरफ गिरे भी नहीं और ज़मीन से निकले भी नहीं, तो उसके ऊपर हबल है। हबल जो है वो तकरीबन 550 या 560 किलोमीटर है। तो इनके दरमियान में जो फासला है वो कोई 150 या 250 किलोमीटर का फासला है। सो फासला तो बढ़ा ना, ज़मीन से फासला बढ़ गया, तो इसका मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली आपके जहन में आना चाहिए कि हबल की स्पीड फ्रैक्शन भी सही, बहुत कम सही, लेकिन कम से कम उस स्पीड से जो कि ISS जिस स्पीड से सफ़र कर रहा है उससे कम होनी चाहिए। और एग्जैक्टली ऐसा ही है। हबल की स्पीड जो है वो 27,300 किलोमीटर पर आवर है, तो 300 किलोमीटर का फ़र्क पड़ जाता है जस्ट इस थोड़े से डिस्टेंस की वजह से। फिर हम मार्स की जब अर्थ के साथ मुशाबहत देखते हैं तो वो बड़ी कमाल है।
साइज में नहीं, सो ऑफकोर्स साइज में नहीं, लेकिन और बहुत सारी चीज़ों में। मिसाल के तौर पे जो आपको मालूम है कि अर्थ जो है वो 23 डिग्री टिल्ट है, तो वो तकरीबन 25.2 डिग्री टिल्ट है। ये बहुत बड़ी सिमिलैरिटी है, बहुत बड़ी सिमिलैरिटी है। इस तरह कई और सिमिलैरिटीज़ हैं जो कि बहुत कमाल है। मिसाल के तौर पे उसका जो दिन है वो तकरीबन 24.6 आवर्स पे मुश्तमिल है, और हमारा भी कम बेश इतना है 24 घंटे। तो इसका मतलब ये है कि उसके बड़ी कमाल सिमिलैरिटीज़ हैं, लेकिन बहुत सारी जो ऐसी चीज़ें हैं जो कि सिमिलैरिटीज़ नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पे ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। जो साल है उसका वो तकरीबन 687 अर्थ डेज़ है। 687 अर्थ डेज़ का मतलब फिर अगेन ये हुआ क्योंकि उसकी स्पीड कम है। एक तो स्पीड कम है, ऑफ कोर्स 86,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो अपने ऑर्बिट में गर्दिश कर रहा है बनिस्बतन अर्थ के, जो कि 1,07,000 किलोमीटर के हिसाब से गर्दिश कर रही है। लेकिन इसके अलावा उसका ऑर्बिट बहुत बड़ा है। सो ये दो फिनोमेनास जो हैं, दो चीज़ें हैं, स्लो स्पीड और बहुत बड़ा ऑर्बिट उसने कवर करना है, जिसकी वजह से उसका जो सूरज की गिर्द मुकम्मल चक्कर है वो तकरीबन 687 अर्थ डेज के बराबर है। अगर हम मार्स के टेम्परेचर की बात करें तो तकरीबन 20 डिग्री सेंटीग्रेड से -150 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। और ये ऑफकोर्स हमारे लिए मौजूद तो नहीं है, लेकिन ये बड़ा सेम सा फिगर नज़र आता है जब आप दूसरे प्लैनेट्स को देखते हैं। यानी आप जब मरकरी को देखते हैं या वीनस को देखते हैं, यानी मरकरी में जो मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, तकरीबन 420 या 430 डिग्री सेंटीग्रेड है। जबकि आप दूसरी तरफ देखते हैं उसके बाद वीनस आता है, तो उस वीनस में जो टेम्परेचर है वो 480 डिग्री सेंटीग्रेड है। या सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएशन जो है टेम्परेचर की वो आपको मरकरी पे नज़र आती है। सो ये जो बड़े इंसेंट किस्म के फिगर्स हैं, इसके मुकाबले में मार्स का ये जो फिगर है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड से -153, ये इतना बुरा नहीं लगता। और इसको मज़ीद बेहतर करने के हवाले से ऑफकोर्स मनसूबाबंदियाँ बहुत लॉन्ग टर्म हैं, लेकिन की जा रही हैं। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे एटमॉस्फेयर बहुत थिन है। उस थिन एटमॉस्फेयर की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होने की वजह से जो हीट है वो ट्रैप नहीं होती। दूसरी तरफ अगर हम मार्स पे बात करें स्पेस क्राफ्ट्स की, प्रोब्स की, तो वो तो फिर बहुत ही ज़्यादा जो मुताला किया गया है वो मार्स पे किया गया, क्योंकि मार्स ही एक वेलकमिंग किस्म का प्लानट है। अदरवाइज़ तो वीनस पे तो आप लैंड नहीं कर सकते। एक आध दफ़ा लैंड हुआ है, रशियंस ने किया था, 1 घंटा सर्वाइव किया था उसने। उसकी वजह यह है कि उसकी सरफेस टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 400 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है। सो दूसरी तरफ ये आप क्योंकि इस पर लैंड कर सकते हैं, तो बहुत सारी प्रोब्स हैं, बहुत सारे स्पेस क्राफ्ट्स हैं, उन्होंने लैंड भी किया है, ऑर्बिट भी करते हैं। और आपको मालूम होगा कि हमने इसी एक्सप्रेसो में परसेवरेंस की बात की थी। परसेवरेंस 2021 फरवरी 2021 में उसने लैंड किया था मार्स पे। और फिर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि फर्स्ट टाइम इंजेन्युइटी के नाम का एक हेलीकॉप्टर जो था वो साथ गया था, वो अब तो कई फ्लाइट ले चुका है वहाँ पर। इसके अलावा बहुत सारी वहाँ पे क्यूरियोसिटी, आपको मालूम है कि बहुत ही मशहूर रोवर है। उसके अलावा नासा की इनसाइट थी, पाथफाइंडर थी, वाइकिंग 1 और वाइकिंग 2 थी, और इसके अलावा बहुत सारी इस तरह की हैं। और ये जितने भी इस वक्त आप देख रहे हैं मार्स के ऊपर ये जो डॉट्स और इसके साथ लिखा हुआ है कि ये जो मुख्तलिफ रोवर्स हैं, ये एग्जैक्टली इन्हीं जगहों पे हैं, यानी ये बिल्कुल दुरुस्त मैपिंग। और ये आप अगर देखना चाहें तो नासा की वेबसाइट से देख सकते हैं। नासा की वेबसाइट पर मार्स के हवाले से बेतहाशा तहकीकी काम है। तो मार्स के हवाले से तो आप वहाँ पे बुक्स हैं, PDF की फॉर्म में हैं। रोवर्स जो वहाँ पे काम कर रही हैं उनकी PDF फॉर्म्स की मुकम्मल किताबें वहाँ पे मौजूद हैं, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। जितना आप मुताला करना चाहें मार्स के हवाले से, मरीख के हवाले से, तो इसके हवाले से ना सिर्फ नासा की वेबसाइट से कर सकते हैं, बाकी दीगर जितनी भी स्पेस के इदारे हैं वो इस तरह की बहुत सारी जो रिसर्च है वो आपको प्रोवाइड करते हैं। और ये रिसर्च जो है ये ज़रूर देखते रहिए, मार्स के हवाले से अपना मुताला ज़रूर बढ़ाते रहिए, और अपने बच्चों में स्पेस साइंस का शौक़ ज़रूर पैदा करते रहिए, और अपने बच्चों को ये सेगमेंट खला के उस पार ज़रूर दिखाते रहिए। देखते रहिए खला के उस पार। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। हजारों गीत तख्लीक करने वाले नामवर नगमा निगार और मुनफरिद शायर ख्वाजा परवेज़ साहब के मद्दाह आज उनकी 12वीं एनिवर्सरी मना रहे हैं। ख्वाजा साहब 1932 में अमृतसर के कश्मीरी घराने में पैदा हुए। आपका असल नाम गुलाम मोहिउद्दीन जबकि तखल्लुस परवेज़ था। फिर यही तखल्लुस आपकी पहचान बना और यूँ आप फिल्मी दुनिया में ख्वाजा परवेज़ के नाम से मशहूर हो गए। में नहीं है, लेकिन उनका फ़न है, उनके लिखे गीत आज भी हमें न सिर्फ उनकी याद दिला रहे हैं बल्कि हम बेहतरीन अल्फाज में उनको याद कर रहे हैं। अल्लाह उनको गरीब रहमत करे। इस पॉइंट पर हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आपको ज्वाइन करेंगे।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपको दिखाएंगे हमारा सेगमेंट मेरा पाकिस्तान, जिसमें उफेरा फैज आज हमें लेके जा रही हैं लाहौर का जो तारीखी दरवाज़ा है लोहारी गेट, उसके हवाले से क्या बता रही हैं, देखते हैं आज के सेगमेंट में। पुराना मंदिर निहाल चंद का मंदिर लोहारी का सबसे बड़ा मंदिर था। बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि आसेब ज़दा है, इसके अंदर इस तरह के मामलात और इस तरह के वाक़यात भी पेश आते हैं। अपनी नौयत की ये वाहिद ऐसी मस्जिद है जो सतह ज़मीन से नीचे बनी हुई है। बादशाह मस्जिद और वज़ीर खान मस्जिद से भी तकरीबन 150 साल पुरानी ये मस्जिद है। नाज़रीन, लाहौर शहर की एक ख़ास बात यह है कि यहाँ पर आने वाला कभी बोर नहीं होता, क्योंकि यहाँ की हर गली, हर मोहल्ले और हर मोड़ की एक अलग कहानी है। आज मैं जिस दरवाजे पर मौजूद हूँ इसका नाम है लोहारी गेट। तो आइए चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं कि इस गेट में तारीख के कौन कौन से खजाने छुपे हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नगीना मार्केट के मौला जट। तो इनसे आज हम जानेंगे पत्थरों के बारे में। मुझे सबसे पहले तो इस मार्केट की थोड़ी सी तारीख बताएंगे, मार्केट कितनी पुरानी है और यहाँ पे कितनी दुकानें मौजूद हैं? इस टाइम माशाल्लाह जी 100 दुकान होएगी, घट सौ घट। अच्छा, ये मुगलिया दौर की मार्केट है। वो तुसी पूछे जे कि मौला जट तानू क्यों कहंदे ने? बिल्कुल, वो मैं सुल्तान रही साहब का शेर दूँ। अच्छा। वो मौला जट तानू ते मैनू लोग मौला जट कहन लग पे। मुझे बताएं ये जो पत्थर है इसका क्या नाम है? ए मरजान है जी, ए फरोजा है जी, ठीक है, ए सैंडी फरोजा है, ए जर्द की के, ए कलेजी रंग दा की के, ए सबज की के, ए शजरी फरोजा है, ए सुलेमानी की के। मैं तुहानू पत्थरों भी विखाना जिन्हां दे विच सोहणे मुहम्मद दा नाम कुदरती लिखिया है। कोई रंग सावा ते कोई रंग पीला ते कोई लाल गुलाबी करदा ते बुल्ले शाह रंग मुर्शद वाला किसे किसे नूं चढ़दा। वाह वाह वाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। साथ सबसे पहले तो एंटर होते ही ये जो गेट है, इस गेट के बारे में मुझे बताएं, ये लोहारी है, लाहौरी है, इसका असल नाम क्या है? बेसिकली ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये मुगलों का स्ट्रक्चर नहीं है, ये अच्छा। अंग्रेज़ों के दौर का बना हुआ स्ट्रक्चर है। अगर आप इसके माथे पर तख्ती देखें तो रॉबर्ट बुमरी जो है उसके नाम की तख्ती अभी भी लगी हुई है। ठीक है। लाहौर के बारे में कहा जाता है कि जो ओरिजिनल लाहौर कासू वाला लाहौर था, बाज़ लोगों का कहना है वो ये वाला लाहौर नहीं था, वो अच्छा। इचले की जानिब बनाया गया था। ठीक है। तो ये दरवाज़ा जो है उस लाहौर से इस लाहौर में एंटर होने का एक रास्ता था, और बाय द टाइम ये लाहौरी गेट, लाहौरी गेट, लोहरी गेट, इसके बड़े नाम पड़ चुके हैं। दूसरा एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि यहाँ पर शायद लोहारों का कारोबार बड़ा वसी था। अच्छा। यहाँ पे लोहे का कारोबार हुआ करता था, उस हिसाब से भी कहा जाता है। दोनों साइडों पे बिल्डिंग है, तो इस बिल्डिंग का क्या पर्पस था बेसिकली? बनाने का मकसद ये था कि जिस तरह शाम के टाइम में, मगरिब के टाइम में दरवाजे बंद हो जाया करते थे और जंगो जदल का भी खतरा होता था। अगर कहीं से कोई अटैक होता है, कोई हमलावर आते हैं, तो ये एटलीस्ट शहर को गाइड कर सके, उसको पूरा जो है प्रोटेक्शन फराहम कर सके। उसी निस्बत से ये इतनी बड़ी बिल्डिंग जो है बनाई जाती थी। जबरदस्त। खाने पीने की जगह नजर आती है। ये बेसिकली ये जो आप मार्केट देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा मशहूर अपने खानों की वजह से भी है। ऊपर घर है और नीचे दुकानें हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ घर इस तरह के हैं जिनमें छोटी ईंट इस्तेमाल की गई है। जो आपको छोटी ईंट के यहाँ पे स्ट्रक्चर नजर आते हैं वो उस दौर के हैं जब क्या मैं पाकिस्तान से पहले की बात करें, बल्कि बाद जो है आपको यहाँ पे सिखों के दौर के और मुगलों के दौर के स्ट्रक्चर नजर आएंगे। जबरदस्त। यहाँ पर मेहदी हसन का घर भी मौजूद है, वो आपको दिखाते हैं। 1848 लिखा है, क्या ये घर तब तामीर हुआ था? अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये तो लग रहा है कि ये उसी दौर में तामीर हुआ होगा, क्योंकि इसके जो झरोके हैं आप ये उनकी तो हालत काफ़ी वीक हो चुकी है, गिरा भी हुआ, काफ़ी खस्ता हाल है। इसी घर में कहते हैं तो कुछ अर्सा रहे। ये जो इस वक्त आप खड़ा देख रहे हैं जहाँ पे एक साहब बैठे हुए हैं, ये वो जगह है जहाँ पे कहा जाता है कि मेहदी हसन साहब शाम में बैठा करते थे, बाकायदा रियाजत किया करते थे। यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो उन्हें सुनने के लिए आया करते थे। ये झरोका जो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, ये घर तकरीबन कितना पुराना होगा, कोई आइडिया? अगर आप इसको कैलकुलेट करें, इसकी लकड़ी को देखें और इसके जो पैटर्न्स बने हुए हैं, तो ये कोई आप समझ लें कि अंग्रेज़ों और सिखों के दरमियान का जो दौर बनता है उसका होगा। उसकी रीज़न ये है कि उस दौर में इस तरह की लकड़ियाँ इस तरीके से झरोके बनना शुरू हो चुके थे।
अच्छा साथ अब हम क्या चीज़ देखने वाले हैं? अब हम आपको एक अंदरून का पुराना मंदिर दिखाते हैं। अच्छा। हाँ, पुराना मंदिर किसी दौर में, और इसका तारीखी किताबों में अभी भी नाम आता है। इसे निहाल चंद का मंदिर कहते हैं। निहाल चंद का मंदिर। और ये कहते हैं कि किसी दौर में अंदरून लाहौर का, खासतौर पर भाटी का, लोहारी का सबसे बड़ा मंदिर था। और इवन यहाँ तक कहा जाता है कि इवन दरवाजे से भी इसका जो ऊपर वाला सिखारा है, जो टॉप का पॉइंट होता है, वो नजर आया करता था। अच्छा। लेकिन अब ड्यू टू मेनी कंस्ट्रक्शंस अब वो चीज़ें बैक एंड पे चली गई, क्योंकि अब आसपास की बिल्डिंग्स जो है वो काफी बड़ी हो गई काफी हैं, ऊंची हो गई, इसलिए वो बैक एंड पे चली गई। ठीक है। मंदिर ये सारी बिल्डिंग जो है मंदिर अच्छा, की ये? जी बिल्कुल। वाओ। लाहौर में अब बहुत सारे जो पुराने लाहौरी हैं उनके बारे में जब पूछे तो ये बताते हैं कि वो यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शंस और इंक्रोचमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि यहाँ पर लाइफ गुजारना ज़रा मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए अगर आप देखें लाहौर के जो बहुत सारे दरवाजे हैं वो प्योर मार्केट्स बन गई हुई है। ये एक पुरानी हवेली है, आप जो देख पा रहे हैं, इसका नाम है नूरी मंजिल। नूरी मंजिल। नूरी मंजिल। अच्छा, इसको नूरी मंजिल क्यों कहते हैं? ये बनी कब थी? एक रकासा थी जिसका नाम पूरी बाई था। ये जो इरा बनता है ये रंजीत सिंह का दौर बनता है। रंजीत सिंह के दौर में जिस तरह और बहुत सारी रकासों के लिए इस तरीके से जो हवेलियाँ बनी, उनमें से एक ये मंजिल भी बनी थी जिसका नाम पूरी मंजिल था। लेकिन बाय द टाइम जो नाम है वो चेंज होते होते वो पूरी से नूरी हो गया। मंजिल जो है वो बन चुका है। ठीक है। क्या ही खूबसूरत ये हवेली है। और जैसे कि हमने आपको पहले बाहर से इसका जो है मंजर दिखाया था, लेकिन ये उसका इनर एरिया है। अगर आप अपने राइट साइड पे देखें तो ये जो ईंटें हैं और जो कंस्ट्रक्शन है ये बहुत पुरानी, जिस तरह आप समझ लें कि सिखों के दौर में, रंजीत के दौर में। और अगर आप अपने लेफ्ट साइड पे देखें तो बड़ी ईंट का इस्तेमाल हुआ है। तो ये डिफरेंट किस्म की जो इमारतें हैं उनका एक कॉम्प्लेक्स है, उनका एक मिक्सचर है जहाँ पे आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर नजर आते हैं। इसके बारे में डिफरेंट कहानियां भी मशहूर हैं और बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि ये आसेब ज़दा है, इसके अंदर इस तरह के मामलात और इस तरह के वाक़यात भी पेश आते हैं। अच्छा साथ यहाँ पर बड़ा विजिबल है ये जो ईंटों का पैटर्न है, ये छोटी ईंट से जो बनाया गया है, इसके बारे में मुझे बताएं, यहाँ पे किस तरह के लोग रहते थे, क्या इससे अंदाजा हो सकता है? हर मजहब के जो मानने वाले होते थे वो अपने घर को जो डिजाइन है उसी अंदाज में करते थे। अच्छा। अगर मुसलमान हैं तो उनकी आर्चेज और होंगी, अगर सिख फैमिली है तो उनकी आर्चेज और किस्म की होंगी। और अगर यहाँ पे भी आप देखें तो आपको स्टार बने हुए नजर आ रहे हैं। तो ये आपके जो है डिफरेंट किस्म की मैथोलॉजीज जो उस दौर में लोग फॉलो कर रहे थे उस चीज को अयां करती है। अच्छा साथ अभी जिस मस्जिद के बाहर हम मौजूद हैं, इसके बारे में मुझे बताएं, ये इतनी मशहूर है क्यों? अपने नौयत की ये वाहिद ऐसी मस्जिद है कि वो जो सतह ज़मीन से नीचे बनी हुई है। और एक तो वजह ये है, दूसरी वजह ये है कि बादशाह मस्जिद और वज़ीर खान मस्जिद से भी तकरीबन 150 साल पुरानी जो है ये मस्जिद है, क्योंकि इसका जो ज़माना बनता है मुग़लों का ज़माना नहीं है। मुग़लों से जो पहली डायनेस्टी थी जिसे लोधी डायनेस्टी कहते हैं, उसमें उस डायनेस्टी के दौरान जो है इसे बनाया गया था। आज तक जो है ये एक मिस्ट्री ही रही है कि इसके नीचे ऐसा आखिर क्या निज़ाम डेवलप किया गया है कि बारिश का जब पानी या कोई भी पानी इसके आता है तो इसका पानी नीचे ही खुद ब खुद डिजॉल्व होकर ज़मीन के नीचे चला जाता है। तो आज हमने आपको लोहारी गेट का विजिट कराया। ये वो लाहौर है जो 1947 से पहले का है, जहाँ पर मुसलमान, सिख और हिंदू एक साथ रहा करते थे। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद जी वापस आए और अब आपकी कुछ सेहत के हवाले से बात करेंगे। मेडिकल के शोबे में आपको पता है नई नई इजादात सामने आ रही हैं, बगैर कट लगाए कामयाब सर्जरीज हो रही हैं, जहां जो मरीज़ है या पेशेंट है उसको महीनों नहीं लगते रिकवर करने में, बल्कि अब सिर्फ घंटों के अंदर मरीज़ जो है वो रिकवरी वाले फेज़ में आ जाता है। हम आज ऐसी सर्जरी के हवाले से बात करने वाले हैं जो कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, जो कि ज़्यादातर हमारे पेट के अमराज से मुतल्लिक होती है। और ये सर्जरी क्या है, इसको कैसे किया जाता है, इसके एडवांटेजेस क्या है, क्या ये सर्जरी ख़तरनाक होती है और इसमें रिकवरी के क्या चांसेस होते हैं, किन वजूहात की वजह से इस सर्जरी को ऑप्ट करना पड़ता है, इसी पे आज हम बात करेंगे। बिल्कुल, हमारे साथ कंसल्टेंट जनरल सर्जन डॉक्टर मरातब अली साहब मौजूद हैं। इनका जनरल सर्जरी का 22 साल का तजर्बा है। इसके अलावा लेप्रोस्कोपिक सर्जन भी हैं। इनसे हमने आज इसी मौजू पे बात करनी है। तो डॉक्टर साहब से हम इस सर्जरी को समझने की कोशिश करेंगे, दैट वी आर एक्चुअली फील हार्ड टू प्रोनाउंस इवन कि ये है क्या और किन केसेस के अंदर इसकी ज़रूरत पड़ती है। डॉक्टर साहब वेलकम टू एक्सप्रेसो, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? शुक्र। सो व्हाट इज लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, ये है क्या बेसिकली? थोड़ा सा हमारे देखने वाले। बेसिकली इट्स अ स्टेप फॉरवर्ड फ्रॉम द कन्वेंशनल ओपन सर्जरी। अच्छा, जो ओपन सर्जरी में यूजुअली आपको आइडिया होगा कि आपने गॉल ब्लैडर की सर्जरी करवानी है, आपने अपेंडिसेक्टमी करवानी है, हर्नियाज की सर्जरी करवानी है, तो यू हैव ए लार्ज कट इन द टमी। ओके, फिर आप जाके तो वो सर्जरी परफॉर्म होगा। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हैज़ एक्चुअली रेवोल्यूशनराइज द सर्जरी, जिसमें कि आपको कट भी नहीं लगता, स्मॉल
इंसिजन दिया जाता है जिसके थ्रू वी पुट अ कैमरा इनसाइड द टमी, ठीक है, और उसी की मदद से विद स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स यू परफॉर्म द सर्जरी। लाइक गॉल ब्लैडर सर्जरी है, टोटल अगर हम कहें 2 सेंटीमीटर के इंसिजन्स के साथ यू कैन रिट्रीव द गॉल ब्लैडर। ओके, राइट। और ना सिर्फ गॉल ब्लैडर, यू कैन परफॉर्म द हर्निया सर्जरी विद दिस लेप्रोस्कोपी, यू कैन परफॉर्म द अपेंडिसेक्टमीज, you can perform the cancer surgeries, large bowel surgeries, even bariatric surgery जो आजकल काफ़ी पॉपुलर है। Without any after effects, without any side effects, आप जो आपका जो client patient आप है उसको, it's the safest surgery I think. Okay. In expert hands, the complication rate is minimal, or rather it is rather less as compared to the open surgery. The reason being, with this surgery you have actually the better visualization of the एब्डोमेन। ठीक हो गया। अच्छा, इन जनरल वैसे तरह की सर्जरीज में ये मामलात होते हैं क्योंकि जब भी पेशेंट्स जाते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर तो वहाँ पर जब डॉक्टर रिकमेंड करते हैं तो उसमें ज़्यादातर मसला ये होता है कि बहुत कट्स लगाए जाते हैं, जिस तरह से अभी गॉल ब्लैडर के हवाले से बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, दीगर चीज़ों की बात कर रहे थे, तो ये जो कट लगाकर सर्जरी है ये इतना ज़्यादा लोगों को इससे नुकसानात भी होते हैं फॉर द लॉन्गर रन। लेकिन डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी आपने खुद भी कहा कि ये जदीद आलात है, ये टेक्नोलॉजी है, हम अगर अपनी मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात करें तो क्या ये सर्जरी बहुत कॉमन हो गई है या अभी भी लोग कन्वेंशनल तरीके से सर्जरी को ऑप्ट करते हैं? नहीं, विद इंक्रीजिंग अवेयरनेस अब इतनी ज़्यादा माशाल्लाह अवेयरनेस हो गई है पाकिस्तान में कि इवन फ्रॉम द रिमोट विलेजेस पीपल प्रेफर टू हैव दिस लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। वो आके आल्दो के दे डोंट नो द एग्जैक्ट नेम ऑफ द लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, वो आके कहते हैं कि हमने सर बगैर कट वाली सर्जरी करवानी है या हमने लेज़र सर्जरी करवानी है। ठीक है। तो इतनी अवेयरनेस है अब लोगों में कि माशाल्लाह अब हर ऑर्गन की सर्जरी जो है वो ऑलमोस्ट जो भी पेट के हमारे अज़ा हैं वो सारे के सारे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से वी कैन ऑपरेट। डॉक्टर्स हॉस्पिटल में आप कंडक्ट कर रहे हैं टॉपिक को, इज इट वेरी एक्सपेंसिव या आप समझते हैं कि आम आदमी की पहुंच में है? बिल्कुल आम आदमी की पहुंच में है। ठीक है, बिल्कुल आम आदमी इसको कर सकता है। एंड दूसरा ये भी बताइए कि इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन या ह्यूमन स्किल कितनी इन्वॉल्व है और मशीनरी या टेक्नोलॉजी का अच्छा होना कितना इन्वॉल्व है? बिकॉज जितने इदारे काम कर रहे हैं तिब के शोबे में, जिसमें आपका इदारा डॉक्टर्स हॉस्पिटल भी है, उन सब का एक अपना अपना मयार है और लोग फिर प्रेफर करते हैं कि जहाँ पे उन्हें बेहतर टेक्निकल फैसिलिटीज़ मिलें जिसमें वो ज़्यादा ट्रस्ट कर पाए। तो आप कहाँ स्टैंड करते हैं इसमें? जी डेफिनेटली टेक्नोलॉजी तो जाहिर है अगर अच्छी मशीन होगी तो आप उससे अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। अब आप एक नोकिया मोबाइल है और एक आईफोन है, तो देयर इज़ अ डिफरेंस। ठीक है, तो सर्जन जितना भी अच्छा होगा उसके साथ अगर गैजेट्स अच्छे हैं तो फिर तो बात सोने पे सुहागा है। बिल्कुल सही। ठीक है, वी हैव 4 लेप्रोस्कोपिक suits in doctor's hospital which are working round the clock, और we have the latest laparoscopes। अभी बरादर हमने एक full HD अभी हमने कॉल स्टोर्स कंपनी की परचेज़ की है, बल्कि ऑर्डर की हुई है, वो अभी हमें नेक्स्ट मंथ में डिलीवर कर रही है। तो उससे क्या होता है कि जो आपकी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में यू पुट अ कैमरा इनसाइड द एब्डोमेन। अब आपको पता है कि जो कैमरे की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी, आपकी विजुअलाइजेशन, आपकी एग्जैक्टली आपकी प्रिसीजन एंड देन डिसीजन टेकिंग उतनी ही अच्छी होगी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात, ऑब्वियसली इसमें बहुत सारी जो ऐसी सर्जरीज होती हैं उसमें मरीज़ का जो रिकवर होने का टाइम है या रिकवरी फेज़ होता है अक्सर प्रोलॉन्ग भी कर जाता है, जो कन्वेंशनल तरीक़ों से हम बात करें। इसमें क्या रिकवरी के जो टाइम पीरियड है कितना है, कितनी जल्दी रिकवर कर जाता है और क्या पॉसिबल कोई इसके आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं या ख़तरात होते हैं अगर एहतियात ना की जाए, कॉम्प्लिकेशन हो सकती है कोई इस हवाले से? देखिए, जो रिकवरी टाइम की आपने बात की तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हैज़ द शॉर्टेस्ट रिकवरी टाइम। अच्छा। आप जी, बिकॉज इसमें आपने इंसिजन नहीं देना। व्हेन यू हैव ए लार्ज इंसिजन यू हैव ए मोर पेन, you have more inflammation, you have more chances of wound infection, more time to recover, and more time to recover, more chances of wound infection। diabetic patient है
वो बेचारे डरते हुए सर्जरी नहीं करवाते कि यार जख्म खराब हो जाएगा। तो लेप्रोस्कोपी सर्जरी में जहाँ 1/2 सेंटीमीटर का एक कट लगना है, उसके खराब होने के चांसेस बहुत कम है एज कम्पेयर टू दी ओपन सर्जरी। सेकेंडली, जब लेस पेन, लेस इन्फ्लेमेशन होगी तो पेशेंट की रिकवरी इन्हांस होगी। हमने ऐसे भी पेशेंट किए लाइक लेप्रोस्कोपिक, हमने गॉल ब्लैडर सर्जरी की 2 बजे और मैं शाम को 7 बजे पेशेंट को देखने उसके रूम में गया तो आई वॉज एस्टोनिश्ड कि पेशेंट वॉज वॉकिंग इन द कॉरिडोर। और किस चीज़ की सर्जरी थी? इट वॉज अ गॉल ब्लैडर सर्जरी। अच्छा, और अगर बैक इन 2000 में हम जाएं जब ओपन सर्जरी होती थी तो हमें याद है व्हेन वी वर इन सर्जिकल वार्ड्स, तो जो पेशेंट ओपन सर्जरी जिनकी हुई होती थी, इतना बड़ा इंसिजन होता था और 2 दिन वो हाथ रख के बैठना उसके लिए मुश्किल होता था, चलना तो बड़ी दूर की बात है। हमारा पेशेंट एक दिन सर्जरी होती है और नेक्स्ट डे ऑलमोस्ट 90% हमारे पेशेंट नेक्स्ट डे घर चले जाते हैं। कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिसमें आप लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को प्रेफर नहीं करते और कन्वेंशनल मोड में ही जाते हैं, इज देयर एनी? हाँ, उसमें है कि जी अगर सपोज पेशेंट हैज़ ए मल्टीपल प्रीवियस सर्जरीज, बहुत सारी जब प्रीवियस सर्जरीज होती हैं तो पेट के अंदर जिस तरह बाहर स्कार बनता है इसी तरह अंदर भी स्कार बनता है और उस स्कार के साथ जो है आपकी जो इंटेस्टाइन है वो आके चिपक जाती है। तो उस सूरत में ये सेफ नहीं होता कि आप लेप्रोस्कोपिकली परफॉर्म कर सकें, बिकॉज यू नीड सम विजुअलाइजेशन। और अगर आपके कैमरे के आगे आंत आ गई है तो आप उसे कैसे करेंगे, कैसे कर सकते हैं या कैसे देख सकते हैं? इन द एंड डॉक्टर साहब, कुछ भी आप इस सर्जरी के सेफ होने के हवाले से और किस तरह से लोग इसको आप करना चाहिए उन्हें, क्योंकि जिस तरह से आप जिस तरीके के हवाले से बता रहे हैं ये बहुत सेफ भी है, बहुत सारी चीज़ें इसमें फैक्टर्स भी हैं, कुछ भी आप हमारे देखने वालों को इस हवाले से रिकमेंड करना चाहें? मैं तो कहूँगा कि जी जहाँ पे भी ये सहूलियात हैं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का, दे मस्ट ऑप्ट दिस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। इट इज़ एज सेफ एज ओपन सर्जरी, rather it has a better visualization or better precision of and better decision making as compared to the open surgery. Example मैं देता हूँ कि अगर आपने suppose you have an appendectomy, आपने appendix का ऑपरेशन किसी का करना है, आप ओपनली इतना बड़ा इंसिजन उसे देंगे, ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ वो हिस्सा उसका देख सकते हैं, उस इंसिजन से उतना देख सकते हैं। लेकिन अगर आप किस लेप्रोस्कोप के ज़रिए एक स्मॉल हॉल करें, छोटा सा सुराख किया और उसके थ्रू कैमरा डाला तो आप ऊपर भी देख सकते हैं, लिवर से लेके पेल्विस तक आप हर ऑर्गन देख सकते हैं। और डिसीजन मेकिंग और किसी भी किस्म की और रिजल्ट्स भी आप कह रहे हैं कि इसमें बेहतर हैं? बहुत बेहतर हैं, बहुत बेहतर हैं। मैं अगर देखिए, डिसीजन जो है वो होता है जो आप अपने लिए पसंद करें। ठीक है, मुझे अगर खुदा ना खास्ता अपने किसी बहन भाई की सर्जरी करवानी पड़े तो मैं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ही प्रेफर करूंगा रादर देन द ओपन सर्जरी। ठीक है, इट इज एज सेफ एज। डॉक्टर मरातिब अली, कंसल्टेंट जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन, डॉक्टर्स हॉस्पिटल, थैंक यू वेरी मच। आप हमारे साथ मौजूद थे और आपने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम बताया कि लेप्रोस्कोपिक है क्या, इसके फ़वाइद क्या हैं, क्यों रिकमेंडेड है। और जाहिर बात है दुनिया चूंकि इनोवेशंस की तरफ जा रही है, बेहतरी की जानिब जा रही है, तो रिस्क फैक्टर जो है उसको जितना कम किया जाए, जितना सिक्योर किया जाए, मार्जिनलाइज किया जाए बेहतर है, और वो लेप्रोस्कोपिक में कम है। डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। आपने सेगमेंट सुना जी एंड वी हैव टू गो फॉर अ ब्रेक। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है और ये हो नहीं सकता कि हम आज उर्दू के मारूफ मिज़ानगार मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब का जिक्र ना करें। आज उनकी 5वीं बरसी मनाई जा रही है। 4 सितंबर 1921 को भारत के शहर जयपुर में पैदा हुए मुश्ताक अहमद यूसुफी ने तक़सीम हिंद के बाद पाकिस्तान हिजरत की और कराची में रिहाइश इख्तियार की। लेमाना गाउन पहनकर मैं जाहिलाना बात कर तो सकता हूँ, सुन नहीं सकता। मुश्ताक अहमद यूसुफी ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से एमए किया और फिर बैंकारी के शोबे से वाबस्ता होकर इसी को जरिया माश बना लिया। आप कई बैंकों के सरबराह के तौर पर और पाकिस्तान बैंकिंग काउंसिल के चेयरमैन के ओहदे पर भी फाइज रहे। मुश्ताक अहमद यूसुफी का शुमार उर्दू अदब के सफ़े अव्वल के मिज़ान निगारों में होता है। उनकी तसानीफ में चिराग तले, खाक पे बदहन, ज़रगुज़ेश ताबिगुम और शाम शेर यारां शामिल है। सही उर्दू पर तरजीह देते हैं। हज़रत यूं तो 12 साल से कोई महीना ऐसा नहीं गुजरा जब किसी न किसी बहाने आगा खान अस्पताल का फेरा मैं न लगाता हूँ, लेकिन ये पहला मौका है
कि फीस दिए बगैर और कपड़े उतारे बगैर। दूसरी को उनकी अदबी खिदमात के इतराफ़ में सितारा इम्तियाज़ और हिलाल इम्तियाज़ के एजाज़ात से भी नवाजा गया। आज से 5 साल पहले आज ही के दिन 97 बरस की उम्र में हमसे जुदा हुए। खुदा उनकी मग़फ़िरत फरमाए। इसी नोट के ऊपर प्रोग्राम खत्म करते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात कल होगी। अल्लाह हाफ़िज़।